हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे डी एंड ब्लॉक पढ़ रहे थे केमिस्ट्री के अंदर, और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में एक लेक्चर और लगेगा भाई, ठीक है। तो कल ये चैप्टर आपका खत्म होने जा रहा है। हाँ, तो अब अपन पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे, और मैंने टेस्ट के लिए बता ही दिया आपको कि टेस्ट नहीं था, और 5-6 दिन का मुझे नाम मिला। अपन 7 दिन मान के चलते हैं, तो 3 सितंबर तक आ जाएगा। अगर 3 सितंबर नहीं आया तो भी 3 सितंबर वाला टेस्ट जो है वो उस पर करवा देंगे, ठीक है। लिंक वाला सिस्टम रख लेंगे, तब तक आ ही जाएगा ना, ऐसे मेरी उम्मीद है। चलो, 3 सितंबर अभी दूर है, तो आप तैयारी करते रहो। 12th क्लास की पूरी बायोलॉजी आपकी आने वाली है, तो उसकी तैयारी रखना। कौन सा चैप्टर नहीं आएगा, उसके अंदर आपको मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो अपना नहीं होगा। थोड़ा सा स्टार्ट होगा तो थोड़ी सी बातें ही आएंगी उसकी, ज़्यादा नहीं आएंगी। बाकी पूरी बायोलॉजी आने वाली है, तो ये चीज़ है। बायोलॉजी पूरी आने वाली है, तो उसकी तैयारी यार अच्छे से रखना। बाकी मैंने आज आपको एक वीडियो दिया था एनसीईआरटी रीडिंग के लिए, तो वो एनसीईआरटी रीडिंग यार स्टार्ट करवा दूं, है ना। तो ऐसा डेली नहीं रहेगा, एनसीईआरटी रीडिंग का लेक्चर जो वो डेली नहीं रहेगा, ठीक है। उसकी क्लास जो है डे मैं आपको बता दूंगा कौन से डे पर कितनी बजे आएगी। तो वो एक शेड्यूल जैसे ऐप आ जाता है, उसके बाद में आपको शेड्यूल भी एक दे दूंगा। और अभी यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू चल रहा था इसको लाइट को लेके, कि मतलब पूरे दिन ही कट रही थी लाइट, है ना। थोड़ा सा कोई 2-3 घंटे आ रही थी, तो उसमें मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा था। तो अब वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिजोल्व हो रहा है ना। यहाँ पर इस पूरे राजस्थान के अंदर चल रहा है इशू, कोई यूनिट बंद हो गई तो इस वजह से चल रहा है। अब वो इतना नहीं पता मुझे, लेकिन नहीं आ रही थी 4-5 दिन से, तो उस वजह से लेक्चर भी थोड़े से ऊपर नीचे रहे। तो वो सारी चीज़ें भी अब सोल्व हो जाएंगी, तो टाइम टू टाइम आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे। और प्लस मैं आपको एनसीईआरटी रीडिंग वाला दे रहा हूँ, तो वो भी आप बताना कि हाँ कर दें, शुरुआत कर दें क्या उसकी, ठीक है। तो आपकी एक मतलब बढ़िया तैयारी हो जाए यार, जितना अपन पढ़ रहे हैं उस पर पकड़ बढ़िया बन जाए आपकी, ठीक है। और ऐप आने से कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सारी क्लासेस बंद हो जाएंगी। नहीं जी, बिल्कुल बंद नहीं होंगी। जो आपको प्रोमिस किया गया है कि मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा, यूट्यूब पे करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट आपको दूंगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी। अब उस पर अलग से कोई टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप पर, ठीक है। ये आपके जो टेस्ट होंगे संडे टू संडे, ये तो फ्री होंगे। उसके अलावा मेरी बुक होगी, और उसके अलावा क्या डीपीपी वगैरह, डेली जो डीपीपी है, वो सारी चीज़ें मैं वो अलग रख सकता हूँ उस ऐप पर। तो उससे आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे। थोड़ा सा यार बस मैं देखो, मैं ये सोच रहा था कि प्रिंट करवा के आपको बुक दूं, तो वो थोड़ा सा मैंने ड्रॉप कर दिया कि मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि ऐप पर ही रखूं, और उससे जो भी रेवेन्यू आएगा उससे मैं क्या करूं, आपके लिए डिजिटल बोर्ड वगैरह, लाइव क्लास आने का सेटअप वगैरह, तो वो थोड़ा सा सेट कर लें, ताकि आपको उससे फायदा होगा कि लाइव आके आपको टीचिंग मिल जाए, लाइव टीचिंग मिल जाए, प्लस आपको टेस्ट वगैरह ये तो फ्री मिल रहा है, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं खरीद सकते, तो उनकी टेंशन मत लेना, है ना। हाँ चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब बात करें अपन अपने टॉपिक पर आते हैं, और आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अपना जो चंद्रयान जो 3 है वो पहुँच चुका है, लैंड हो चुका है सेफली, ठीक है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ उसके लिए भी। हाँ, अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो देखा क्या सबने लाइव देखी क्या इसरो वाली लाइव है? आए थे क्या लाइव में? नहीं सर, बिग बॉस का होता ना, बिग बॉस का लाइव होता ना, वो देखते हैं हम। इसरो वाला थोड़ा ना देखते हैं हम। इसरो में आए होंगे यार, इतने सारे लोग देख रहे थे ना, आप भी आएंगे। चलो, अपन ने कहां तक कर लिया था यार, है ना। अपन ने कर लिया था एमन और जेडन की तीसरी जो आई अधिक क्यों होती है, ये अपन क्वेश्चंस कर लिए थे अपन, है ना। अब करते अपन परिवर्तनशील संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी जो वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थोड़ी सी वेरिएबल होती है, मतलब ऊपर नीचे होती है। देखो जैसे अपन ने पढ़ा था एस ब्लॉक पढ़ा था यार अपन ने ना, एस ब्लॉक के अंदर मैंने क्या देखा कि उनके अंदर जो पहला ग्रुप है उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरे ग्रुप की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये तो बढ़िया मजे वाली बात थी, कोई टेंशन ही नहीं थी। लेकिन यहां पर ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता, डी ब्लॉक के अंदर आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो भैया कैसा देखने के लिए मिलता है? यहां पर आपको वेरिएबल परिवर्तनशील आपको देखने के लिए मिलता है। समझ में नहीं आया भैया? तो मैंने कहा आपको +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है। तो बहुत सारी आपको वेरिएबिलिटी यहां पर देखने के लिए मिलती है। कोई फिक्स नहीं है कि भैया ये इसका तो +1 ही होगा, नहीं जी, उसकी +2 भी हो सकती है ना, उसकी +3 भी हो सकती है। तो ये फिक्स नहीं है यहां पर डी एंड ऑफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये अपन ने बात करी। एस ब्लॉक के अंदर फिक्स थी भाई कि पहले ग्रुप वालों की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरे वालों की +2 है। वैसा सीन यहां पर नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहां पर क्या वेरिएबल आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलता है। हिंदी में इसके बाद परिवर्तनशील आपको संयोजकता और आपकी जो ऑक्सीकरण अवस्था वो परिवर्तनशील आपको देखने के लिए मिलती है। यह परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं, बता दिया मैंने आपको, क्योंकि
ns और n-1d इलेक्ट्रॉन्स के बीच ऊर्जा का अंतर कम होने के कारण, देखो ns और n-1d जो है, जैसे 4s है, जैसे 4s है और 3d है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का जो गैप है ना वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से अपन को क्या देखने के लिए मिलता है, जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है अपन को देखने के लिए मिलती है। अरे समझ में आई या नहीं आई? आई ना। चलो अब देखते हैं आगे कहां थे। ये परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं क्योंकि ns और n-1d के बीच में जो ऊर्जा का गैप है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अंतर कम होने के कारण ns और n-1d दोनों अयुग्मित अनपेड इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। देखो अपन देखो s ब्लॉक वाला एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ में आए। s ब्लॉक के अंदर देखो अपन s ब्लॉक के अंदर अपन क्या किया, उसके अंदर क्या था कि जो ns1 वाले जो है ना फर्स्ट ग्रुप के अंदर s ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर ns1 वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। भाई किसी से बॉन्ड बनाना होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन काम में आएगा, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही थी, +1 आ रही थी। ऐसे ns2 की बात कर लें, सेकंड ग्रुप के अंदर ns2 आया था, ठीक है। तो यहां पर क्या ये दो इलेक्ट्रॉन जो है यही क्या पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड बनाने में सिर्फ यही दो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। लेकिन यहां पर यार डी एंड ऑफ ब्लॉक के अंदर गड़बड़ हो जाती है। क्या होती है भैया, यहां पर क्या आता है आपका ns n-1d, ठीक है। तो यहां पर क्या होंगे, ns के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और n-1d के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एग्जांपल से बताऊं तो 4s और 3d के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से, अनपेड वाले है ना, सारे इलेक्ट्रॉन ही अनपेड, जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेड मतलब अयुग्मित, वो सारे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसी वजह से क्या होती है इनकी डिफरेंस आता है किसका, परिवर्तनशील होती है इनकी जो वैलेंसी है और ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। एक मिनट इसको मैं कर दूं, मिटा दूं, थोड़ी सी काम की बातें अब कर लेते हैं। क्यों होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन एग्जांपल लेते हैं किसका, Fe का। Fe देखो 26 है ना, इसकी लिख लेते हैं AR आ गया आपका, ठीक है। 18 तो ये हो गए, 26 में से 18 माइनस करो कितने बचे, 8 है ना। तो मैं क्या भर दूं, 4s2 भर दूं क्या, 4s2 और 3d6, एक मिनट 3d6, ये 8 हो गया आपकी, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 4s2 3d6। अब इसको कैसे करूंगा मैं, इसको बक्सों में बंद कर दो भाई। पांच हो गए ना, और ये छठा यहां भर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ns के और n-1d के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वही पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। अरे बंधन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन भाग लेगा, ns वाले इलेक्ट्रॉन और n-1d वाले इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है आपका 4s2 है, तो भैया s वाले तो लेंगे ही लेंगे, d वाले जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये बात ध्यान में रखना, डी के कौन से, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर यहां पर 4s2 वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखने के लिए मिलेगी, +2 देखने के लिए मिल सकती है। और अगर s वाले और इस जो 3d का एक इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो आपको क्या देखने के लिए मिल सकती है, +3। अगर ये दो, ठीक है, 2 ये और ये 4, +4 हो सकती है, ठीक है। 2 ये और यहां पर ये तीसरा भी होगा तो +5 भी आ सकती है, 2 ये और ये चारों मिलकर तो क्या हो जाएगी, +6। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको अलग अलग देखने के लिए मिल सकती है। भैया वापस से बताओ, बता देंगे, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है वापस बताने में। मैं यार सिंपल से ये बात बोलना चाह रहा हूं कि जो अपन एस ब्लॉक के अंदर पढ़ा था अपन ने, क्या है उनकी फिक्स थी भाई, वैलेंसी इसकी आएगी, पी ब्लॉक के अंदर भी फिक्स थी। यहां पर डी ब्लॉक के अंदर क्या है, सिस्टम उल्टा पुल्टा है। कैसे, इसके अंदर फिक्स नहीं होती, वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है, मतलब अलग अलग आएगी, सीधी सी बात ये। अलग अलग आने का रीजन ये है कि यहां पर एनएस वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं यार बॉन्डिंग के अंदर, और डी ब्लॉक जो n-1d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। n-1d का मतलब क्या है कि अगर मैं 4s ले रहा हूं ना, तो यहां पर 4 है तो यहां पर जाएगा 3d, d एक कम आता है ना, 3d आएगा, इसलिए n-1 आया है ना। चलो
तो 4s वाले भी पार्टिसिपेट, ऐसे 5s होगा तो 4d वाले पार्टिसिपेट करेंगे, तो बॉन्डिंग के अंदर सारे पार्टिसिपेट करेंगे। और 3d के वाले, 3d बोल रहा हूं, डी के कौन से इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इन्होंने देखो इनका ये क्या है, युग्मित है, इनका पेयर बन चुका है, इनका जोड़ा बन चुका है, ये क्या है, युग्मित है, तो इनको पार्टिस ये क्या है, भाग नहीं लेंगे, ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि भाई जो डी के अंदर जो पेयर में है, जो सिंगल नहीं है ना, वो बॉन्ड नहीं बना सकते यार, पहले ही बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, पहले आपस में कपल बन रखे हैं, अब और किससे बनाओगे ना। तो सिंगल कौन से बेचारे, ये वाले सिंगल है, ये सिंगल, तो ये क्या है, बॉन्ड बना सकते हैं। मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बोला था कि बॉन्ड क्या होता है यार, रिश्ता ही होता है, तो जो सिंगल होगा वही तो रिश्ता बनाएगा ना, वही रिश्ता बनाएगा। तो ये सिंगल है तो ये क्या बनाएंगे, रिश्ते बनाएंगे। तो अगर ये दोनों रिश्ता बना रहे हैं ना, अगर ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2 आ जाएगी। अगर ये दोनों और ये तीसरा डी का, ये तीनों मिलकर अगर बॉन्ड बनाए तो +3 आ जाएगी। ये चारों, ठीक है, 2 ये और 2 ये तो +4 आ जाएगी। ये 2 ये और 3 ये तो +5, 2 ये और 4 ये तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। तो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है किसकी, Fe की। ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, Fe की है भाई, है ना, किसकी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, Fe की है। ठीक है, तो आप रट नहीं सकते कि भैया Fe की कितनी होगी, +6 होगी, नहीं, वो +2 भी दिखा सकता है, वो +3 भी दिखा सकता है ना, तो ये आप रट नहीं सकते, इनका ऐसे परिवर्तनशील होती है। क्यों होती है, रीजन मैंने आपको बता दिया। अब एक पॉइंट देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डी ब्लॉक जो के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी जो सबसे कॉमन जो होती है ना, जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +2 होती है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वैसे तो ये परिवर्तनशील दिखाते हैं, अलग अलग दिखाते हैं, +3 भी दिखा सकते हैं, +4 भी दिखा सकते हैं, +5 भी दिखा सकते हैं, लेकिन इनकी सबसे कॉमन बात करूं ना, सबसे ज्यादा जो दिखाने वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +2 है ना। तो डी ब्लॉक के तत्वों की सबसे सामान्य जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +2। लेकिन यहां पर भी एक पेच है, कौन सा नहीं दिखाता है +2, बाकी सारे के सारे +2 दिखाते हैं, कौन सा नहीं दिखाता, आपका स्कैंडियम जो है ना, वो +2 जो है वो नहीं दिखाता है। समझ में आई या नहीं आई ये बात, स्कैंडियम जो है वो क्या नहीं दिखाता, +2 जो है वो नहीं दिखाता है ना। तो डी ब्लॉक के तत्व जो है वो सबसे सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी, इनकी +2 है, लेकिन आपका लेकिन जो स्कैंडियम जो है, Sc जो है वो +2 नहीं दिखाता है। ये बात समझ में आ गई। आपको बोले भैया डी ब्लॉक तत्वों के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, तो आप क्या आंसर करोगे, आपको आंसर करना चाहिए +2, लेकिन स्कैंडियम जो है ना वो +2 नहीं दिखाता है। समझ में आई या नहीं है ये बात, आई ना। चलो ये पॉइंट देखो भाई, F ब्लॉक एलिमेंट्स की सर्वाधिक सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3। जैसे डी ब्लॉक के अंदर कौन सी सामान्य है, +2 है ना, तो डी ब्लॉक के तत्वों के लिए सबसे सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2। और वही बात करूं मैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो F ब्लॉक वालों के लिए सर्वाधिक सामान्य जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +3। दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब आप बोलोगे भैया हाईएस्ट वाली किसकी है, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो भी देख लो भाई। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तत्व कौन से हैं, आपके Ru और OS है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्या है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, +8, तो ये थोड़ी सी इनकी हाईएस्ट है, इसलिए इनको ध्यान में रख लेना। ठीक है, बाकी आपको मोस्ट कॉमन पता होनी चाहिए, स्कैंडियम जो है वो नहीं दिखाता यार, +2 नहीं दिखाता ना, बाकी सारे दिखाएंगे, स्कैंडियम जो है वो नहीं दिखाता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं ये बोल रहा हूं कि Sc जो है वो 2+ से ज्यादा, उसकी Sc की 3+ जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, ये सिंबल आपको पता है किस लिए होता है, ग्रेटर देन का ना, तो ये जो 3 वाली जो है ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इसको मैं लिख ही देता हूं ताकि आपको बाद में याद रहे। ये क्या है, अधिक स्तर है, अधिक स्टेबल लिख दूं, अधिक स्टेबल है। बताओ भाई क्यों है अधिक स्टेबल, वो बताइए मुझे। Sc3+ अधिक स्टेबल क्यों है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि भैया आपका जो स्कैंडियम जो है ना वो
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। ठीक है, अभी अपन ने क्या पॉइंट पढ़ा था कि भैया डी ब्लॉक के तत्व की सामान्य जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, +2 है, लेकिन आपका स्कैंडियम जो वो दिखाता ही नहीं, +2 नहीं दिखाता। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि स्कैंडियम जो है वो +2 में राजी नहीं रहता यार, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर राजी रहता है। रीजन क्या है उसका, उसको भी देख लेते हैं। स्कैंडियम का कितना है वो एटॉमिक नंबर कितना है, 21 आता है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, इसके लिखता हूं मैं कॉन्फ़िगरेशन AR, ठीक है 18 तो ये हो गए। उसके बाद आप देखो क्या है 2+ आ रहा है ना, 2+ मतलब क्या है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अपन ने। 21 में से 2 माइनस किए कितने आए, अरे 19 आ गए क्या, 21 में से 2 माइनस किए क्या हो गए 19, 18 तो मैंने इसमें भर दिए और कितने बच गए, 1 बच गया, तो वो किस में आ जाएगा आपका 4s1 में आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, है ना। Sc3+ का मतलब क्या है कि भैया 3 इलेक्ट्रॉन है जा चुके हैं और 21 में से 3 माइनस कर दूं कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। और 18 का मतलब क्या है, AR सिर्फ AR भरना है, मतलब क्या आ गई इसकी Sc3+ के अंदर क्या आ गई आपकी नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन मिल गई भैया इसको, किसकी मिल गई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और आपको पता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलने के बाद में सबसे ज्यादा आपका जो सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो उसमें राजी रहता है कि भैया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, बस उनके लिए वो क्या होता है, बेस्ट मोमेंट होता है ना। तो इसलिए क्या है आपकी Sc3+ जो है वो अधिक स्टेबल होती है किसके मुकाबले में, Sc+2 के मुकाबले में। इसीलिए मैंने आपको कहा कि बाकी सारे जो तत्व हैं डी ब्लॉक के वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कॉमन ज्यादा सामान्य रूप से शो करते हैं, लेकिन आपका जो स्कैंडियम जो है वो +2 शो नहीं करता। रीजन मैंने आपको बता दिया, अगर +2 में होगा तो ये कम स्टेबल होगा और +3 के अंदर होगा तो यहां पर देखो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, इसलिए क्या है Sc3+ में जाना ज्यादा पसंद करता है ना। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। ये तो आपका हो गया पहला, है ना, ये मैं कुछ बताऊंगा आपको, याद रखने आपको ना। दूसरा देखो भाई, अपने पास में क्या है, Fe+2 है, Fe2+ और Fe3+। मैं ये बोल रहा हूं कि Fe2+ से अधिक कौन ज्यादा स्टेबल है, Fe3+ जो वो ज्यादा स्टेबल है। ये बीच में सिंबल दे रखा है, इसको ध्यान में रखना भाई, ये क्या है, अधिक स्टेबल है। रीजन क्या है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, है ना। कोर कुछ भी नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है, आ जाओ भाई। Fe2+ की लिखो सबसे पहले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा AR भाई, Fe का कितना होता है, 26 होता है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया Fe का कितना होता है 26, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना 26, तो 26 में से 2 क्या इलेक्ट्रॉन इसमें दे रखे हैं, 2+ चार्ज आ रहा है ना, तो 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं भैया, 2 निकल चुके हैं, मतलब 26 में से 2 माइनस कर दो कितना आ गए, 24 आ गए। 24 में से 18 तो मैंने इसमें भर दिए, कितने बच गए 6, तो 4s2 भैया। S2 के अंदर कैसे भर सकते हो, आपने कहा था कि निकालेंगे पहले किससे, S से निकालेंगे और डालेंगे पहले किसमें, S में डालेंगे। तो S2 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, Fe2+ है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, मतलब वो S वाले ही निकले होंगे, S वाले ही तो निकले होंगे, है ना। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो F4s तो क्या आएगा 0 आ जाएगा ना, और 3D क्या आ जाएगा आपका, 3D क्या आ जाएगा आपका 5, नहीं 5 कैसे आएगा यार, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हो ना, 6 आ जाएगा। वही इसकी बात करूं मैं इसकी बात करता हूं। इसको देखो भाई, इसको देखो, Fe3+ को देखो, है ना। तो यहां पर मैं 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दूंगा, तो यहां पे क्या जाएगा AR 18 तो ये हो गए, 4s तो आपका 0 आएगा और 3D 5 आ जाएगा, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया Fe3+ ज्यादा स्टेबल क्यों रहता है। रीजन आपको यहां दिख रहा होगा, ये क्या है, हाफ फील्ड, ये क्या है, हाफ फील्ड, है ना। जब आपका Fe जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तब उसके पास में ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर उसको ये वाली मिल रही है। और ज्यादा फायदा किसमें है Fe का, ज्यादा फायदा तो भैया इसमें है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने में Fe का क्या है, ज्यादा फायदा है। क्यों, क्योंकि इसको हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। तो हाफ फील्ड आपको पता है क्या होती है, स्टेबल होती है ना। यहां पर कम स्टेबल, यहां ज्यादा स्टेबल, इसलिए क्या है Fe3+ आपका क्या होता है, अधिक स्टेबल आपका होता है। समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ भाई, आया, आगे चलूं, अरे चलूं क्या, ठीक, एक और करते हैं, इधर जगह है क्या, चलो एक पेज ले लेते हैं।
अरे ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं टाइम पास करवा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तीसरा देखो भाई, mn+2 है आपके पास में, और क्या है आपके पास में mn3+, ठीक है। इस बार क्या है आपका अधिक स्टेबल कौन है, यहां पर अधिक स्टेबल कौन है आपका mn+2, ये क्या है अधिक स्टेबल है, अधिक स्टेबल। इस बार mn3+ नहीं है, mn+2 जो है वो अधिक स्टेबल है। रीजन क्या है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इनकी, चलो mn की लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आ जाओ कलर अलग ले लेते हैं ताकि मिक्स मैच चीजें ना हो, ठीक है। तो mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई, AR 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो क्या कर दूंगा मैं 4s 0 कर दूंगा, ठीक है, और 3d 5 कर दिया मैंने। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, 25 होता है mn, ठीक है। तो mn 25 होता है, तो 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि +2 दे रखा है ना, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही निकल चुके हैं, तो 25 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 में से 18 मैंने इसमें भर दिए और 5 मैंने डी के अंदर भर दिया। आपको पता है कि पहले डाले भी किसमें जाते हैं, एस के अंदर भरे जाते हैं पहले, और निकाले भी पहले एस में जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने कहां से निकाले, एस में से निकाले। इसकी देखो भाई 25 है, 25 में से 3 माइनस कर दो, कितने बचेंगे 22 बचेंगे, है ना। तो 22 में से 18 AR ये मैंने भर दिया, है ना, 22, तो 4 बचे अब, है ना, 4s 0 और 3d 4। अरे दोनों को देख के बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल कौन सी है भैया, mn+2 की ज्यादा स्टेबल है कि mn+3 की, बताओ जल्दी से, mn+2 की ज्यादा स्टेबल है कि mn+3 की ज्यादा स्टेबल है, जल्दी से आंसर आपका आना चाहिए भैया, जल्दी से आंसर आपका आना चाहिए, कौन सी ज्यादा स्टेबल है। अरे यहां पर ये दिख रहा है क्या आपको, है ना, हाफ फील्ड आ गई ना, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, इसलिए क्या है अधिक ये स्टेबल आपकी आ गई है। समझ में आई या नहीं आई, ये बात आनी चाहिए ना। तो हाफ फील्ड होती है, हाफ फील्ड जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अधिक स्टेबल होती है, इसलिए यहां पर आपका mn+2 है वो अधिक स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में, mn+3 की कंपेयर में अधिक स्टेबल होता है। फिर आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। एग्जाम, ये वाले एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए, तो पूरी कोशिश चल रही है वही समझाने की। आगे वाला देखो, Cu+ और आपके पास में Cu2+, है ना, और इनमें आपको अधिक स्टेबल कौन सा दे रखा है, Cu2+ जो है वो आपको अधिक स्टेबल आपको दे रखा है। ये क्या है आपका अधिक स्टेबल, ठीक है। आपको बताया कि ये जो Cu है इसका क्या 29 होता है ना, 29 होता है, और इसकी थोड़ी सी वो कॉन्फ़िगरेशन भी कौन सा है, 4s1 वाला है ना। अरे मैंने करवाए थे कि s1 किसके अंदर भरे जाते हैं, s1 कौन कौन से एलिमेंट्स के अंदर s1 भरा जाता है, मैंने करवाया था। s2 में कौन से आएंगे, s1 के अंदर कौन से जाएंगे, ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसमें s0 ही भरा जाता है, डायरेक्ट d के अंदर भरे जाते हैं। तो ये अगर आप स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हो तो आपको पता है ना, तो मैंने आपको अलग से लिखवाया था कि इनके अंदर s1 वाले भरे जाते हैं, s मतलब s के अंदर 2 भरे जाते हैं ना, तो सिर्फ उनके अंदर s1 ही भरा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि 4s है मान लो, है ना, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं s के अंदर, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक भरने के बाद में आप सीधे किस में चले जाओगे, d वाले में चले जाते हो, ठीक है। तो ये वो वाला Cu है, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिखवा रखे हैं सारे ना, तो थोड़ा सा जिसको पता है उसको पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं भाई, AR 4s कितना लिखूं, 1 लिख दूं क्या, अरे 4s1 वाला है, लेकिन यहां पर क्या है प्लस चार्ज आ रहा है ना, प्लस चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, s से निकलेगा भैया। सबसे पहले तो डाला भी s में जाता है, निकाला भी s में से जाएगा, है ना। तो ये 4s तो 0 हो गया, 3d क्या बच गया आपका 10, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी आ गई। वहीं इसको देखते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं यहां पर, तो यहां पर AR आ जाएगा और 4s 0 और 3d 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना, एक तो s में से निकाल दिया, एक d में से निकाल दिया। ये आप लोगों के ही मैसेज आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए भैया ये क्या ब्लंडर कर दिया आपने। अब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भैया यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ज्यादा स्टेबल होगी वैसा ही स्टेबल आएगा। जैसे यहां पर देखो हाफ फील्ड थी तो अपन ने इसको स्टेबल बता दिया, यहां पर इसमें हाफ फील्ड थी तो अपन ने इसको स्टेबल बता दिया। यहां पर देखो आप, यहां पर तो फुल्ली फील्ड आ रही है इसकी, फिर भी आप इसको स्टेबल कैसे बता रहे हो। अरे समझ कुछ आ रहा है क्या दिमाग में, घुस रहा है कुछ दिमाग में। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि Cu+ दे रखा है आपको, Cu+2 दे रखा है। मैं ये बोल रहा हूं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, Cu+2 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। रीजन
बताऊंगा भी, लेकिन अभी तक जो अपन ने पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग यार केस नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि यहां पर देखो 3D10 आ रहा है, यहां पर 3D9 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, फुल्ली फील्ड आ रही है। तो फुल्ली फील्ड जो होती है वो क्या आती है, अधिक स्टेबल होती है। तो इस हिसाब से तो Cu+ जो है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था, मान लिया आपकी बात। लेकिन 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 आ जाओ, लेकिन रीजन ये है कि जब बात करें अपन एक्वस सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन में ठीक है, मोर स्टेबल ये होता है, ये वाला मोर स्टेबल, अधिक स्टेबल होता है हाइड्रेशन, हाई हाइड्रेशन के कारण, उच्च हाइड्रेशन लिख देता हूं, उच्च हाइड्रेशन के कारण, यार हाइड्रेशन गलत लिख रहा हूं, देख कब से, हाइड्रेशन के कारण, ठीक है। तो जब अपन इसका घोल में इसको डालेंगे ना, जब इनको घोल में डालेंगे तो इसकी जो हाइड्रेशन है ना, इसका हाइड्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसी वजह से क्या है, ये अधिक स्टेबल होता है ना। तो ये रीजन आपको याद रखना है, ठीक है। आपका जो कॉन्सेप्ट है उससे ये उल्टा है, तो एग्जाम में आने की कॉन्सेप्ट जो प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। रीजन क्या है कि जो अपन पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। अपन ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे थे कि भैया यहां पर देखो इसकी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ रही थी, कॉन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल, तो ये स्टेबल बता दिया अपन ने। इसकी हाफ फील्ड आई थी तो इसको अपन ने इसको स्टेबल बता दिया, इसकी यहां पर हाफ फील्ड आई थी तो इसको स्टेबल बता दिया। यहां पर देखो उल्टा जा रहा है, यहां पर इसकी फुल्ली फील्ड आ रही है फिर भी ये स्टेबल है, ये Cu+2 स्टेबल है। Cu+ की कॉन्फिगरेशन जो है वो फुल्ली फील्ड आ रही है फिर भी Cu+2 स्टेबल क्यों है? रीजन ये है कि जब उसको पानी के आप घोल बनाओगे उसका, तब क्या होगा, हाइड्रेशन जो है, इसकी जो हाइड्रेशन है वो बहुत ज्यादा उच्च होती है। इसी वजह से ये जो है वो अधिक स्टेबल आपका होता है, ठीक है। फिर आगे एक और करते हैं अपन, इधर नहीं, चलो नीचे कर लेते हैं, 5वें नंबर का और कर लो। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार, ये केस है ना, आपको पता होना चाहिए। तो एक और क्या, Cr+2 और है आपका Cr3+, है ना। इनमें से अधिक स्टेबल कौन है? आपका Cr3+, जो वो क्या है, अधिक स्टेबल है, अधिक स्टेबल है, ठीक है। अब इसका भी वही देख लो भाई, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन इनकी लिखो, क्या आएगी इसकी, Ar, एक मिनट, 4s0 3d4 आ जाएगी, है ना। और इस वाली क्या जाएगी, Ar 4s0 3d3 आ जाएगी। इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला जो है वो अधिक स्टेबल होता है। रीजन भैया क्या है? रीजन आपका ये है कि अपन कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड में पढ़ेंगे, जो अगला चैप्टर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे, एक T2G3 नाम की एक चीज होती है ना, एक T2G3 नाम की एक चीज होती है। क्या नाम की चीज होती है? ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे? T2G3 के अंदर भरे जाएंगे, T2G3 के अंदर भरे जाएंगे, है ना। और ये T2G3 के कारण क्या है, ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, Cr3+ ज्यादा स्टेबल है। अभी इसको ऐसे समझो कि ये ज्यादा स्टेबल है। अगले चैप्टर के अंदर अपन जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको और अच्छे से आपको बताऊंगा, है ना। तो ये भी आप इतना ध्यान में रखो कि ये T2G3 के अंदर भरे जाते हैं, इस वजह से ज्यादा स्टेबल है। T2G3 क्या है वो अपन अगले चैप्टर के अंदर करेंगे। तो ये 5 मैंने आपको जो केस बताए हैं, ये 5 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए दोस्त, है ना, कि Sc2+ से ज्यादा स्टेबल कौन है, Sc3+ है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं अपन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, मानक ऑक्सीकरण क्षमता की बात करते हैं ना। तो ये इसका है ना, इसको SRP, ये जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? आयनाइजेशन एनर्जी प्लस आपकी सब्लिमेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों का जोड़, इन तीनों का जो योग है उससे मिलकर आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये आपका बनता है, ठीक है। तो आपका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, ठीक है। इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है भैया कि कौन से एलिमेंट का किसका ज्यादा होगा, भाई Fe का ज्यादा होगा कि Mn का ज्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो यहां पर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहां कम होगा, ऐसा कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं देखने के लिए मिलता है। क्यों नहीं मिलता? रीजन बताओ भैया। रीजन आपका ये है क्योंकि इसमें IE और सब्लिमेशन एनर्जी में क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया कि जो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना, ये इसका है, ठीक है। अब ये किसका सम है, ये किसका योग किसका है? ये जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये योग है आपका
आयनेशन एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों को मिला देंगे ना, इन तीनों को जोड़कर जो योग आएगा वो क्या आता है आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये बोल रहा हूं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। रेगुलर ट्रेंड का मतलब कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, राइट से लेफ्ट आएंगे तो घटेगा, या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ग्रुप के अंदर तो बढ़ेगा घटेगा, ऐसा कोई इसका ट्रेंड नहीं है। ठीक है, इसको आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। तो भैया क्या क्यों नहीं बता सकते, रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी जो आयनेशन एनर्जी है इसका भी कोई ट्रेंड नहीं है, कभी घटती है कभी बढ़ती है कभी घटती है। किसी तत्व के लिए डी एंड ब्लॉक की बात करें अपन, डी ब्लॉक के अंदर कभी जो आयनेशन एनर्जी किसी एलिमेंट की घट जाती है, किसी की बढ़ जाती है, किसी घट जाती है, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आता। ऐसे सब्लिमेशन एनर्जी के अंदर भी परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, तो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग सब्लिमेशन एनर्जी आती है। तो जब ये दोनों ही इनके ही कोई रेगुलरिटी नहीं है, जब इनके अंदर ही कोई रेगुलरिटी नहीं है तो इनके जोड़ से बनी हुई चीज के अंदर रेगुलरिटी कैसे आ सकती है भाई बताओ। मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किससे मिलकर बना है? इन तीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जब इन दोनों के जोड़ के अंदर ही कोई रेगुलरिटी नहीं है, इन खुद के अंदर ही ये आई जो है कभी का अलग आता है कभी अलग आता है, ये भी अलग अलग आती है हर तत्व के लिए। तो जब इनके अंदर ही रेगुलरिटी नहीं है तो इनके जोड़ से बना हुआ जो चीज है उसके अंदर रेगुलरिटी कैसे आ सकती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कलर ऑफ कंपाउंड की। कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। इनकी अलग अलग कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है? डीडी ट्रांजिशन। पहला क्या है? डीडी ट्रांजिशन, है ना। तो मैं आपको बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? जो D1 से लेके D9 तक भरे जाए ना वो क्या होते हैं? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन तत्व कौन से होते हैं? संक्रमण तत्व कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया भी था जब स्टार्टिंग हुई थी चैप्टर की। तो कलर ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड है उनके कलर के लिए बात कर रहे हैं अपन, किसका कलर कैसा होगा उसके बारे में बात हो रही है ना। तो डीडी ट्रांजिशन एक रीजन है। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन क्या है कि भैया D1 से लेकर D9 तक जिसमें भरे जाएंगे ना, D1 से लेकर D9 तक भरे जाएंगे उनको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो भैया अब एक बात तो कुछ में D0 भी आता है, कुछ में D10 भी आता है, तो उनको ट्रांजिशन नहीं, उनको नहीं बोलते हैं ना। तो ये D0 और D10 वाले हैं, इनको डीडी ट्रांजिशन इनमें नहीं होता और ये क्या होते हैं? कलर लेस होते हैं। ये D1 से D9 वाले क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? रंग वाले। ये क्या होता है? कलर्ड। ठीक है, और ये क्या होता है? कलरलेस। तो ऐसे तत्व जिनमें D1 से लेकर D9 तक भरे जाते हैं वो क्या होते हैं? आपके कलर्ड होते हैं, और जो जिसमें D0 और D10 भरे जाता है वो क्या होता है? आपका कलरलेस होता है। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं चार्ज ट्रांसफर की। चार्ज ट्रांसफर पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कलर वाला थोड़ा सा सिस्टम और बता देता हूं मैं आपको, कि एक मिनट थोड़ा सा मैं बना लूं, इसको बना लेते हैं पहले। ओके, ठीक है, चलो यहां पर क्या आएगा? ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन। जी थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं। अरे क्या लिख रहा हूं मैं? ये ग्रीन है ना, वॉयलेट, येलो। भैया इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे तत्व है, ठीक है, जिनकी क्या है D1 से लेकर D9 वाले हैं। तो पहले तो ये बात है ना कि मान लो Mn है, ठीक है, उसकी क्या है D1 से लेकर D9 भरा जाता है। तो अब अपन Mn का कलर कैसा होगा उसके लिए देखना ध्यान से। तो पहले तो एलिमेंट कैसा होना चाहिए? जिसका D1 से लेकर D9 तक, D0 और D10 वाले नहीं चलेंगे। ठीक है भैया, अब उसका कलर कैसे डिपेंड करेगा? मान लो व्हाइट लाइट आपके पास में, जो व्हाइट लाइट होती है उसमें सारे कलर होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए ना, 10वीं क्लास की बात है। तो व्हाइट लाइट है उसमें सारे कलर है, ठीक। अब जब अपन उस तत्व पर, मान लो मेरे पास में एक टुकड़ा है, किसका? लोहे का एक टुकड़ा है, मान रहे हैं ना, लोहे का टुकड़ा है, मैं उस पर व्हाइट लाइट डालूंगा। ठीक है, जैसे मैंने व्हाइट लाइट डाली उस पर, तो क्या होगा? अगर उसने ब्लू कलर की लाइट अब्सॉर्ब करी, है ना, अगर उसने ब्लू कलर की लाइट को अवशोषित किया और बाकी लाइट को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो मुझे कैसा कलर दिखेगा? मुझे ऑरेंज कलर दिखता है। अगर वो ब्लू लाइट को अवशोषित करेगा तो मुझे कैसा दिखेगा? ऑरेंज कलर। अगर वो ग्रीन लाइट को करता है तो मुझे कैसा कलर दिखेगा? रेड कलर दिखता है। और अगर वो वॉयलेट कलर को अवशोषित करता है तो मुझे येलो कलर दिखेगा। मतलब सीधी सी बात है, जो जैसा वो अवशोषण करेगा ना उसका कॉम्प्लीमेंट्री रंग आपको दिखता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जो अगर ब्लू किया तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? आपका ऑरेंज, है ना। तो अगर वो जो मेरे पास में जो तत्व है, अगर उसने ब्लू कलर को अगर उसने अवशोषित किया तो मुझे ऑरेंज कलर का वो दिखाई देता है, ऑरेंज कलर दिखाई देगा ना। अगर वो वायलेट कलर को, तो मुझे कैसा दिखाई देगा? येलो कलर का।
ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अपन चार्ज ट्रांसफर की। चार्ज ट्रांसफर क्या बवाल है, ध्यान से देखो भाई। ये आपके पास में क्या KMnO4 है ना, ये है आपके पास में जी, ठीक है। KMnO4 है आपके पास में ना। अब जो KMnO4 है जो है वो क्या है, यहां पर जो Mn है ना, ठीक है, यहां पर जो Mn है वो क्या आ रहा है, आपको कलरलेस आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, पहले देखो कलरलेस आता है, लेकिन देखो आपको मैं दिखाता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ। यहां बनाते हैं, चलो यहां पर पहले इसका क्या है, Mn का अपन क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखना भाई। पोटेशियम +1 के अंदर रहता है ना, तो 1+, इसको Mn की निकालनी है अपन को, तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, X मान लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितना +2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 4 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन पर -2 होता है, और कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। यहां कितना कर दूंगा, -8, ठीक है। और इसको मैं जब सोल्व करूंगा X की वैल्यू क्या आ जाएगी, +7 आ जाएगी। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, मतलब Mn जो वो कौन सी स्टेट के अंदर है, +7, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए ना। तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +7 आ जाएगा। कैसे निकाला भाई, पोटेशियम का कितना 1, ठीक है, कितना +1 होता है, तो यहां पर मैंने प्लस में ले लिया ना। ऑक्सीजन का कितना -2 होता है, 1 का 4 है, तो 4 दूनी 8, तो -8 लिख दिया मैंने। इसको सोल्व किया तो 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो लिखो भाई, अगर Mn जो है वो अकेला हो, मतलब प्लस उस पर कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ठीक है, सिर्फ Mn है, तो आपके पास में उसकी क्या आएगी, कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई। कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखनी है आपको, है ना। ये Mn है, 25 होता है इसका, ठीक है। AR 18, तो ये हो गए, बाकी कितने बच गए, 7 बच गए, तो 4s2 3d5, ठीक है। ये तो हो गया आपका Mn। अब मैं बात कर रहा हूं Mn +7 है ना, कितना है, +7 में है ना Mn। तो यहां पर देखो Mn +7 की आप क्या लिखो, ऑक्सीडेशन, आपका इसका क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो भाई, है ना। Mn +7 की क्या लिखो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लिख देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। +7 का मतलब क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ये बाहर निकाल चुका है 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो क्या बच जाएगा इसके पास में, AR 4s0, क्योंकि s में से निकलेंगे ही, ठीक है। 2 तो ये निकल गए, और 3d0 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3d0। तो यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है अपन को, कि यहां पर क्या रहा है, 3d0। और अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि d0 और d10 वाले क्या है, कलर लेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, उनमें कोई रंग होता ही नहीं यार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस। क्या आएगा, कलरलेस। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं जी, ऐसा होता नहीं है। KMnO4 को कभी लैब के अंदर देखना है ना, थोड़ा सा पिंकिश पर्पल कलर का सा दिखता है ना, तो आप बोल रहे भैया ये Mn कलरलेस आएगा, है ना, लेकिन रियल में तो ये क्या होता है, कलर्ड होता है। ये कैसे पॉसिबल है, अगर आपकी थोड़ी देर पहले की मैं बात समझूं, अगर आपने जो थोड़ी देर पहले बोला वो अगर मैं समझूं, तो D0 होगा, D0 या फिर D10 होगा, तो वो ऐसे जो कंपाउंड्स वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अभी जब D0 वाली बात आई, Mn जो है यहाँ पर क्या है, D0 है Mn के पास में, ठीक है, तो ये फिर कलरलेस क्यों नहीं है, ये कलर्ड कैसे आ गया। तो यही तो कॉन्सेप्ट है किसका, चार्ज ट्रांसफर का। चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या आ रहा है, ये कलर्ड आ रहा है। रीजन देखो, अभी देखो चार्ज ट्रांसफर क्या है वो समझो भाई। चार्ज ट्रांसफर क्या है, जैसे आपके पास में क्या है, O2 है, ठीक है, यहां पर क्या है, O2 है ना, ये ऑक्सीजन है, O2 नहीं आएगा, O2 नेगेटिव है ना, O2 नेगेटिव है। O2 नेगेटिव ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया भाई। अब आपस में देखो कंपाउंड है, अपन ने ऐसे KMnO4 लिख दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। जब रियलिटी में होगा तो वो एक घोल सा होगा, ठीक है, तो घोल के अंदर ऑक्सीजन भी घूमता रहेगा ना। तो ये O2 नेगेटिव है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया भाई, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। इधर Mn भाई साहब थे, Mn +7 में, ठीक है, इसने ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, लपक लिया, इसने वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, लपक लिया, है ना। तो जैसे ही लपका इसने इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आ जाएगा, Mn +6 में आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर, जैसे ही Mn +6 में आएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3d1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा यार, आई समझ में। और 3d1 होता है वो क्या होता है, आपका कलर्ड होता है। मैंने आपको बताया कि D1 से लेकर 9 तक, D1 से लेकर D9 वाले तो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। D0 और D10 वाले तो होते हैं कलरलेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, D1 में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लिया, ऑक्सीजन से ले लिया,
है ना। फिर बाद में ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को वापस छोड़ देता है, वापस ऑक्सीजन के पास में चला जाता है, ऑक्सीजन वापस इसको छोड़ के वापस एमन, एमन वापस छोड़ेगा ऑक्सीजन के पास, ऐसे साइकिल जो वो चलती रहती है, ऐसे पूरा चक्कर चलता रहता है और ये D1 के अंदर आ जाता है। तो D1 तो ये क्या कलर्ड होता है, इसी वजह से KMnO4 जो है वो आपका कलर्ड होता है। तो ये क्या है, कलर्ड है भाई, कलर्ड है। KMnO4 के जैसे ही और भी हैं, उनके मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आपको पता रहे। यहां मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूं और मैं यहां पर आपको लिखवा देता हूं कौन कौन से हैं वो। एक तो आपका हो जाए KMnO4, KMnO4, ठीक है। एक है आपका K2Cr2O7, ठीक है। एक है आपका CrO2Cl2, है ना। तो ये सारे क्या हैं, कलर्ड हैं, ये सारे क्या आएंगे, कलर्ड आएंगे, कलर्ड। किसके कारण कलर्ड आएंगे, कलर्ड होंगे, चार्ज ट्रांसफर के कारण, चार्ज ट्रांसफर के कारण। अगर अपन देखो इसके अंदर अलग अलग केस हैं, अलग अलग केस हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, कलर्ड कंपाउंड पढ़ रहे हैं। इसके अंदर पहला केस था DD ट्रांजिशन, है ना। तो DD ट्रांजिशन हमें बताता कि भाई D1 से D9 के बीच में जो भी होगा वो कलर्ड आएगा, और D0 और D10 में होगा वो क्या होगा, कलर्ड नहीं आएगा, है ना, वो क्या होगा, कलरलेस होगा। तो पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी अगर कोई D0 है ना, कोई D0 D10 भी है ना, तो भी किसी किसी के अंदर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो उसकी वजह से वो कलरलेस होता है। ऐसा नहीं है कि हर जो है D0 और D10 जो कलरलेस ही होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया कोई D0 है तो क्या कर लेता है, चार्ज ट्रांसफर कर लेता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो कलर्ड आ जाता है। तो ये क्या है, कलर्ड आएंगे, ये क्या है, कलर्ड आएंगे। तो ये 3 अपने लिए और भी है, लेकिन 3 अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रख लेना भाई। तीसरा पॉइंट क्या है, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर डीपर। कलर डीपर का मतलब क्या है, उतना ही कलर क्या आएगा, डार्क आएगा, कलर डार्क होगा। मैं बोल रहा हूं जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कलर डार्क आएगा। भाई किसी का जो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो मतलब किसी कोई कंपाउंड है उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो उसका कलर थोड़ा सा हल्का आएगा ना, थोड़ा सा हल्का दिखेगा, अपन को लाइट कलर में दिखेगा। और जैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर के परसेंटेज बढ़ेगा वैसा ही वो कलर क्या है, उसका डार्क आने लग जाएगा। इसका देखो एग्जांपल देखो भाई, आपके पास में AgCl है, AgCl है, AgBr है, AgBr और क्या AgI है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है, जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो कैसे बढ़ रहे हैं, अपन यहां से जा रहे हैं ना AgCl से AgI की तरफ जाएंगे तो क्या होंगे आपके कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ेंगे। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ रहा है। कहां से कहां तक जाएंगे, AgCl से अपन AgI की तरफ जाएंगे। क्यों बढ़ रहा है, रीजन क्या है, रीजन आपका ये है कि जब भी आपका एनाइन की साइज बढ़ रही है ना, जब भी एनाइन की साइज बढ़ रही है तो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। ये भी मैं आपको लिख देता हूं, ये पॉइंट भी लिख देता हूं, बताऊंगा इसको समझाऊंगा। जब भी एनाइन की साइज बढ़ती है तब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब भी एनाइन की साइज बढ़ती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो भाई, यहां पर देखो Cl से बड़ा कौन, Br, है ना, अरे ऊपर से नीचे जा रहा है ना ग्रुप के अंदर, तो फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। तो यहां पर देखो क्लोरीन पहले आ रहा है, क्लोरीन के नीचे कौन आता है, ब्रोमीन और बड़ा, ब्रोमीन के नीचे कौन, आयोडीन और बड़ा। तो Cl से बड़ा कौन, Br से बड़ा कौन, आयोडीन। ये तो मैं बात बोल रहा हूं कि जब आपकी एनाइन की साइज बढ़ रही है, एनाइन की साइज यहां पर बढ़ रही है, इसी वजह से क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। तो जब भी एनाइन की साइज बढ़ती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो यहां पर Cl से बड़ा कौन, Br, तो इसीलिए क्या है, यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या है, बढ़ रहा है। Br से बड़ा कौन, आयोडीन, तो आयोडीन, इसीलिए क्या है, इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर भी यहां पर बढ़ रहा है। तो इसीलिए अपन AgCl से AgI की तरफ जा रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो परसेंटेज बढ़ रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब परसेंटेज बढ़ता है तो आपको कलर जो है वो कैसा होता है, डार्क होने लगता है। तो इनका कलर भी आपको मैं बताता हूं कैसा कैसा कलर आता है। तो AgCl जो है इसका कलर कैसा होता है आपका, व्हाइट कलर का होता है। ये कैसा होता है, व्हाइट कलर का, ठीक है। ये कैसा होता है आपका, पेल येलो,
थोड़ा हल्का हल्का पीला होता है ना, पेल येलो होगा। AgBr जो वो कैसा होता है, पेल येलो, हल्का हल्का पीला होगा। वही मैं बात करूं AgI की, तो ये क्या होता है, येलो, ये एकदम पीला होता है। तो आपका जो AgCl है वो कैसा होता है, व्हाइट रंग में, व्हाइट कलर का होता है। वही मैं बात करूं AgBr की, तो वो थोड़ा पेल येलो होता है। और मैं थोड़ा सा और आगे चलूं किसकी तरफ, AgI की तरफ, वो कैसा होता है, येलो हो जाता है। तो हल्का पीला और हल्के पीले से कैसा हो जाएगा, पीला रंग हो जाता है। वही बात सही हो रही है कि जैसे जैसे परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहा है, कलर कैसा हो रहा है, डार्क होता जा रहा है ना। तो इसका जो कोवेलेंट परसेंटेज है वो कम है, इसलिए इसका व्हाइट है। इसका थोड़ा बढ़ गया इसलिए पेल येलो हो गया, इसका और बढ़ गया तो ये क्या हो गया, येलो में परिवर्तित हो गया। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर आप इसको न्यूमेरिकल से समझोगे दोस्त, मजा नहीं आएगा ना। अगर आप इसी कैलकुलेशन करने बैठ गए तो हो गया फिर क्वेश्चन, नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन कैसे करना है वो बताता हूं ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसके बारे में आपको ये नहीं सोचना है कि भैया इसको कैसे सोल्व करना है, ये वो फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को बस इतना देखिए ध्यान में रखना आपको ये फॉर्मूला नाम की चीज है बस। इसके अलावा आपको इसमें पुट करके, वैल्यू को पुट मत कर देना इसके अंदर वैल्यू को पुट करके और सोल्व करने की कोशिश करना ही मत, ठीक है। करोगे तो 5 नंबर गवा के आओगे, ठीक है। तो इससे सोल्व नहीं होगा अपने से, ठीक है। कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा, किसी से नहीं हो सकता, कर सकते हैं, लेकिन अपने को यार ढंग से यार मैथ ही नहीं आती, ठीक है। अपन को कैलकुलेशन ही नहीं आती। अपन कहाँ केमिस्ट्री के अंदर कहाँ फिजिक्स घुसा रहे हैं, कहाँ मैथ घुसा रहे हैं, फिजिक्स ही एक भारी पड़ रही है ना। इसमें तो कम से कम ऐसे ही निकल जाए, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर अपन नहीं करेंगे कैलकुलेशन, इसलिए तरीका बताऊंगा कैसे सोल्व करने क्वेश्चन इस पर बेस्ड। पहले बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, तो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। भाई कैसी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी, इसका जो धातु जो इसका जो गुण है वो कैसा आएगा, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी वो कैसी आएंगी, तो वो डिपेंड करता है आपका कि इसके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। भैया अयुग्मित मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या, भाई किसी के पास में 4 है, किसी के पास में 3 है, तो उस पर आपकी क्या डिपेंड करती है, आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, म्यू बराबर रूट के नीचे n+2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, bm, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, म्यू क्या है, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक है। ये bm याद हो गया। अब n यहां पर क्या है, n क्या है, यहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, Fe के पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जिनका जोड़ा नहीं बना है वो वाले ना। और आपके जो Mn है उसके पास में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जिनका जोड़ा नहीं बना, जो सिंगल है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कौन से होते हैं अयुग्मित। पता लग गया, फॉर्मूला देख लिया, बस। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन कैसे करना है। तो अपन को म्यू क्या होता है ये निकालने के लिए बोलेगा, या तो अपन को देखो 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा आपको, या तो म्यू निकालने के लिए बोल दे, या फिर आपको म्यू दे दे और n निकालने के लिए बोल दे। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछता है वो ध्यान से सुनो। या तो आपको n दे देगा कि इसका भाई n 5 है, ठीक है, n दे देगा और बोलेगा कि म्यू की वैल्यू निकालो, है ना। और n 5 है ना, तो आप सोचोगे भैया n 5 ही तो है, इसका प्लस कर दूंगा, इसका इंटू कर दूंगा। हाँ, रूट के नीचे भी तो है ना, ये रूट के नीचे भी तो है, ठीक है। तो अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए अगर आपको ये n की वैल्यू दे दे और आपको बोले म्यू निकालो तो दिक्कत हो जाएगी। आपको म्यू दे दे और बोले n निकालो तो और बड़ी दिक्कत है ना। तो इसलिए सोल्व करने का तरीका बताते हैं। अगर म्यू दे के पूछे कि म्यू ये लो और n बताओ तो भी आंसर कर दोगे। अगर आपको n दे दे और बोले म्यू निकालो तो भी निकाल दोगे। आज वो कैसे निकालना है वो देखो, ये पॉइंट ध्यान में रखो भाई। म्यू क्या है, म्यू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या से लगभग 0.75 जो है वो अधिक होगा। ध्यान से सुनो, म्यू कैसे निकालना है वो ध्यान से सुनो। म्यू जो है वो कितना अधिक होगा, जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन है, n। अरे मैं ध्यान से सुनो बात को, ध्यान से सुनो बात को। n क्या है यहां पर, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या होती है, n होती है। म्यू क्या है यहां पर, मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो समझ में आ गया। अगर आपको म्यू निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे आप कि म्यू जो है वो क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या से लगभग 0.75 आएगा। सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आपके पास में दे दे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, तो आपका म्यू कितना आएगा, 1.75 आएगा। इसके आसपास आएगा, लगभग इसके आसपास आएगा। तो फिर तो आप ऑप्शन देके कर सकते हो ना सही। अगर आपको बोल दे कि भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो क्या कर दोगे 2.75 आपका क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। इसके आसपास का ऑप्शन देख लेना, मार देना टिक। समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो ये आप कर लोगे, ठीक है। इसको फिर बेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, एग्जाम में आया क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे करना वो भी।
है ना। तो अगर n की वैल्यू अगर आपको 1 दे रखी है, n की वैल्यू अगर आपको 1 दे रखी है तो आप क्या कर दोगे, वो किसके बराबर आ जाएगी, 1.75। तो ये मैंने आपको बोला कि m जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उससे कितना 0.75 अधिक आएगा। मतलब सीधी सी बात क्या है, अगर आपको n की वैल्यू दे दे, है ना, और आपको बोले कि म्यू निकालो, तो आप क्या करना है, n की वैल्यू में 0.75 क्या कर दो, ऐड कर दो, और आपके पास है म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। अगर आपको म्यू की वैल्यू दे दे और आपको बोले n की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे, म्यू की वैल्यू जितनी भी है उसमें से माइनस कर दो कितना, 0.75, आपके पास में n की वैल्यू आ जाएगी। मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लो, अपनी नोटबुक में लिख लो ये बात। अगर आपको म्यू की वैल्यू पूछे और आपको n की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू पूछ रहा है और n की दे रहा है, तो करना क्या है, आपको n की वैल्यू में 0.75 क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही 0.75 आप ऐड करोगे n की वैल्यू में, आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे म्यू की वैल्यू दे दे और बोले n की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे, म्यू की वैल्यू जितनी भी आपको दी है उसमें से 0.75 जो है वो आप घटा दो, आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ भाई। क्वेश्चन क्या है, 2014 में आया हुआ है, AIPMT 2014 के अंदर। ठीक है, 2.83 आपको दे रखा है, BM दे रखा है, मतलब किसकी वैल्यू है, ये म्यू की वैल्यू है ना। यूनिट देख लो, BM यूनिट दे रखी है, मतलब किसकी वैल्यू है, ये म्यू की वैल्यू, n की वैल्यू नहीं है ना। तो 0.23 सॉरी 0.23 बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, कहां दिमाग जा रहा है, 2.83 है। 2.83 BM का चुंबकीय क्षण, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट निम्नलिखित में से किस आयन द्वारा दिया जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वापस देखो, ये अपन को एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, ये नीचे आयन दे रखे हैं, ये यहाँ पर आयन दे रखे हैं ना, और अपन को क्या बोल रहा है कि जो अपन को मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, जीरो कहां से आ रहा है यार, क्या बोल रहा हूं मैं, 2.83 अपन को BM दे रखा है, 2.83 अपन को मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, और अपन को बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयन द्वारा दिया जाता है। इनका किसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 2.83 आएगा। ये 4 अपन को ऑप्शन दे रखे हैं और बोल रहा है कि इनमें से किसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 आएगा, 2.83 आएगा। बताओ, 4 ऑप्शन है ABCD, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए भाई, बहुत ही आसान है। बस अभी जो मैंने आपको बताया बस वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और आपका आंसर बन जाएगा। बताओ जल्दी से भाई। ये आपको एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं, है ना, ये सारे एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं, जो आपको नीचे दे रखे हैं ना, इनके एटॉमिक नंबर भी दे रखे हैं, तो आपको वो टेंशन नहीं है कि भैया हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता, निकाल सकते हो। अगर आपको क्या निकालने हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, है ना। कैसे निकालोगे, n की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते नहीं निकाल सकते यार, n की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अरे आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप नहीं निकाल सकते क्या। देखो म्यू की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया कि जब आपको म्यू की वैल्यू दे दे, 2.83 दे रखी है ना, जब आपको म्यू की वैल्यू दे दे और n की वैल्यू आपको पूछे, तो करना क्या होगा आपको, 0.75 घटाना है। जब n की वैल्यू दे दे तो 0.75 ऐड करना है, जोड़ना है, और जब म्यू की वैल्यू दे दे तो घटाना होता है ना। तो इसमें से मैं क्या कर दूंगा, 0.75 घटाऊंगा तो किसके बराबर आएगा, ये 2 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगा, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ये बात कंफर्म हो गई। अब इनमें से ये 4 ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, इन चारों में से किसके पास में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो अपन को चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबकी, सब क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर अपन को दे रखे हैं तो सबकी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। आ जाओ तो लिख लो फिर जल्दी से लिखो भाई। क्या दे रखा है अपन को, पहले क्या देखा, टीआई का कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। अरे क्वेश्चन में दे रखा है ना, वो भी टेंशन मत लो कि एटॉमिक नंबर नहीं पता, मैं 22 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, भरो भाई। टीआई कितना है, 3+ में है ना, पहले टीआई का लिख देते हैं, सिर्फ टीआई का ना, तो कितना देगा, AR आ जाएगा 18, तो ये हो गए, और क्या जाएगा 4s2 और 3d2 आ जाएगा। अब क्या है, टीआई अपन को 3+ में दे रखा है, तो टीआई 3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं इसमें से, ठीक है। तो क्या जाएगा AR 4s0 कर दूं मैं, 4s0, क्योंकि निकाले पहले 0 में जाते हैं, और सॉरी S में से निकाल जाते हैं और डाले पहले S में जाते हैं, तो 0 आ गया, और 3d क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, एक ही है। अपन को कौन सा चाहिए, जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो, 2 हो। अपन को तो ऐसा चाहिए ना, 2 वाला नहीं है ये तो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो नहीं हो सकता अपना, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं यार, इसको चेक करूं मैं, NI को देख लेते हैं। NI कितना है, 28, पहले तो 28 लिख के देख लेते हैं।
तो कितना आ जाएगा यहाँ पर AR 18 तो ये हो गई, 4s2 और 3D 4s2 3D 8 आ जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो भाई Ni कितना दे रखा है आपको, Ni 2+ में दे रखा है, 2+ में दे रखा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर Ni, एक मिनट, Ni 2+ कितना आ जाएगा AR 4s0, क्योंकि दो निकाले इलेक्ट्रॉन तो पहले डाले भी जो S में जाते हैं और निकाले भी S में जाते हैं, कितना आ जाएगा 3D8। अब इसको भर के देख लो भाई कितना आ जाएगा, 3D8 है ना, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, ठीक है। तो ये तो सारे क्या हो गए, ये भी भाई पेड़ है, ये भी क्या है युग्मित है, ये भी युग्मित है। अयुग्मित कौन सा है, ये दोनों क्या है अयुग्मित है। तो अपन को कौन सा चाहिए, दो अयुग्मित तो अपन को चाहिए थे, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आई थी, 2 ही तो आई थी भाई, 2 ही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आए थे, है ना। तो ये अपना आंसर क्या होगा, आपका Ni ही आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला है, बहुत ही आसान तरीका है यार, है ना, फॉर्मूले से नहीं होगा ये। कैसे होगा, आपको म्यू की वैल्यू दे रखी थी और आपको ये पूछा था कि ये म्यू की वैल्यू किसके लिए आएगी। ये आपको आयंस दे रखे थे, 4 आयन दे रखे थे, मतलब 4 ऑप्शन है, इनमें से किसकी म्यू की वैल्यू इसके बराबर आएगी, है ना। तो 2.83 के बराबर आएगी, है ना। तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या अपने पास सिंपल सा क्या है कि भाई 0.75 कम कर देते हैं। 0.75 कम करेंगे तो पॉइंट में आएगी संख्या, आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन पॉइंट में आ सकते हैं क्या, तो उसके बराबर क्या आता है, 2 आता है ना। इसमें से 0.75 आप कम करोगे, है ना, तो कितना आएगा, 2 के आसपास वैल्यू आएगी। तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब आपको देखना है कि इनमें से 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ठीक है। तो वो कैसे देख सकते हो आप, वही आपके लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप चेक कर सकते हो कि किसके 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसके आएंगे Ni के आएंगे, वो अपन ने टिक मार दिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए भाई, है ना। तो इस यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इस लेक्चर के अंदर यार इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का अगले लेक्चर में करते हैं। और समझ में आया है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।